तो ये डीएनए है ना, और डीएनए का जो पट्टी है, ये डीएनए का जो पट्टी दिख रहा है ना, ये डबल हेलिक्स कहलाते हैं, इसी को द्विकुंडली संरचना कहते हैं। और यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये बेस पेयर लगा हुआ है, यहाँ एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन इस प्रकार से लगा होता है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सॉरी, एडेनिन के साथ थाइमिन हो जाएगा और गुआनिन के साथ साइटोसिन हो जाएगा, होता है ना, या साइटोसिन के साथ गुआनिन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टैंड है ना, ये स्टैंड, इसी स्टैंड को कहते हैं लैंडिंग स्टैंड। इसका छोटा सा भाग, यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम जो कहते हैं लैंडिंग स्टैंड, लैंडिंग स्टैंड। तो इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। कितना? 122 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? जूलॉजिक फिलोसफिक जो है पुस्तक, बुक, ये किसने लिखी? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क। यहाँ पर आप जो है, नहीं वो अलग है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखा थे। हाँ, 115 से लेकर के 122 तक के VBI मारिए। 115 से 123। हाँ, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? कभी कभी क्वेश्चन देता है लेकिन बार बार नहीं देता इसको। तो HMS बैंगल, बीगल, बैंगल का मतलब चोरी होता है, बीगल याद रखना है, HMS बीगल। तो याद रखना है यहाँ पे कि डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था जी? और याद रखना डार्विन किस प्रकार का वैज्ञानिक था? हाँ बिल्कुल, प्राकृतिकवादी था। बोलने वाला, लिखने वाला वक्ता था बहुत ज्यादा, लेकिन लिखने नहीं आता था उसको। समझाने के लिए कहा तो कोई भी टॉपिक पर बोलना चालू किया तो दिन भर कल तक। ये 124 में वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं पाता है। वर्णांधता रोग जो है ना, और हमें रोगी क्या नहीं पहचानता? किसको नहीं पहचानता है? किसको? हाँ, लाल और हरा रंग को नहीं पहचानता है, दोनों पहचान खो देता है। यदि किसी ट्रेन वाहक को यदि आंख यानी आई टेस्ट ना लेकर के जो है वहाँ भर्ती कर दिया जाए उसको, तो ऐसी स्थिति में लाल दिखावेगा तो कहेगा अच्छा हरा है, चलो दवाएं काट करके। जितनी भी रेलवे की वैकेंसी होती है वो सबसे पहले आई टेस्ट होता है, और आई टेस्ट में पहले यही चेक होता है कि क्या यह जो है विद्यार्थी कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है, यानी वर्णांधता रोग से प्रभावित है, और यदि नहीं है तो उसको सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज को। क्या चीज? 125 नंबर भी देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे क्या है जी? बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? अभी बताए थे। अरे क्या था? 46 से बढ़ करके, तो यहाँ पर 3 को बढ़ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? इसलिए VBI, ये भी क्वेश्चन है, इसको VBI कर दीजिएगा। 125 नंबर में बच्चा में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? ट्राइसोमी। क्या सोमी? ट्राइसोमी। अब आता है 126 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर जी? 126 नंबर क्वेश्चन। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए। तो याद रखना यहाँ पर कि जंक डीएनए कहा जाता है नॉन कोडिंग क्रम को। नॉन कोडिंग जंक डीएनए, जंक डीएनए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो कोड है, ये कोड है, ये कोड है, तो इस प्रकार के कोड को, तो इसी को कहते हैं नॉन कोडिंग क्रम। नॉन कोडिंग क्रम इसी को कहते हैं जंक डीएनए। तो याद रहेगा। ये बताओ जी, जंक डीएनए किसको कहा जाएगा? नॉन कोडिंग क्रम को। अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या काम है? इसको VBI मारिए पहले। 126 को, 127 को VBI मारिए। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य पूछ देता है, इसलिए 3 को कार्य को याद रखना, ज्यादा नहीं, फालतू में ज्यादा नहीं। हाँ, 126, 27 दोनों। पहला में याद रखना, संतान के सही माता पिता की पहचान करना। पहला तो काम कौची है? पहचान करना, मतलब हाँ, माता पिता का पहचान। किसी दिन कोई बच्चा जो है भुला गया
और अपने माँ बाप से दूर हो गया, तो वैसी स्थिति में माँ और पिता से उस बच्चे को मिलाने के लिए कोई है प्रक्रिया, तो वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। कौन सी है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसका डीएनए चेक किया जाएगा माता और पिता का और उसके बच्चे के बीच में, तो संतान के सही माता पिता को पहचान करवा देता है। दूसरा, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना होता है। समझ रहे बात को? फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना होता है। तीसरा में याद रखिएगा, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना। संदिग्ध माता पिता के, अब संदिग्ध माता पिता किसको बोलते हैं? जो भुला गए हैं माता पिता, है ना, भुला गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। वैसी स्थिति में कभी मिल गए माता पिता को, तो वैसी स्थिति में जो है उनको यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा, 3 को कार्य होता है, तीनों कार्य को याद रखना है। बीबीआई मार दिया ना? हाँ। 128 नंबर क्वेश्चन, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है? घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज किया है, वही पुराना, वही पुरातन कहा जा रहा है। तो याद रखना, यूहिपास। कौन सी? तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी केयर रखना इसको कि याद रखें। हाँ, 129 नंबर क्वेश्चन भी आई है, इसको मार दीजिए, क्योंकि ये जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा और ये पूछता भी क्वेश्चन है। तो प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव कौन करता है? डार्विन, क्योंकि प्रकृति वैज्ञानिक इसी को कहते हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक इसी को डार्विन को बोला जाता है, इसलिए याद रखना यहाँ पे। 130 नंबर क्वेश्चन में आइए, केफिन, एम्फेटामिन और कोकीन। देखो यहाँ पर केफिन, एम्फेटामिन और कोकीन। सबसे पहले कि केफिन क्या है? केफिन नहीं, गलत शब्द लिखा है, कॉफीन लिख दीजिए। कॉफीन है वो 130 नंबर, केफिन नहीं कॉफीन होता है, और 130 नंबर में क्वेश्चन में लिख दीजिए एम्फेटामिन। एम्फेटामिन नहीं बल्कि एम्फेटामिन, टॉमिन कर दीजिए, टॉमिन और कोकीन एवं कर दीजिए, वाना है वो एवं कर दीजिए, कोकीन। अब 3 शब्द आया, कॉफी, एम्फेटामिन और कोकीन, 3 शब्द आ रहा है ना। ये तीनों जो है एक उत्तेजक है। सबसे पहले याद रखिएगा, कभी कभी नहीं होता है थकान के जैसा महसूस हुआ बहुत भारी मात्रा में, कोई काम करके आया थक गया, तो वैसी स्थिति में घर वाले को बोलते हैं कि चाय बना के ला, तो कॉफी या कोई भी चाय, यानी कि चाय लेकर के चाय पत्ती, तो चाय पत्ती में निकोटीन है ना, और कॉफी में कॉफीन, तो कॉफीन रहता है, वही कॉफीन आपके दर्द को निवारण करता है। साथ में एम्फेटामिन, ये भी एक नशीला पदार्थ है। कोकीन जो है ना, एक नशीला पदार्थ है। ये नशीला पदार्थ शरीर के थकावट को दूर करता है, लेकिन जब भारी मात्रा में ले लिया जाता है तो वही उत्तेजना पैदा कर देता है, यानी शरीर के अंदर में वो अलग प्रकार की एक्टिविटीज करना चालू कर देता है। तो यहाँ पर याद रखेगा, यानी उत्तेजक के रूप में। अब 131 की बात करता हूँ मैं। एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर, जो गुजर चुका है ना, वही 1 दिसंबर को एड्स दिवस यानी विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। 132 नंबर क्वेश्चन में, 132 नंबर क्वेश्चन में याद रखना है, यहाँ पे एड्स का पूरा नाम क्या है? सिंपल सी बात है, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एड्स का पूरा नाम क्या है। ए का मतलब एक्वायर्ड, आई के मतलब इम्यूनो, डी के मतलब डिफिशियंसी और एस के मतलब सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो याद रहेगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 133 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए HIV आक्रमण करता है, ये भी VVI है जी। 133 नंबर क्वेश्चन को VVI कर दीजिए। HIV, पहले तो HIV है क्या? HIV किसको कहते हैं? रोग है, वायरस है जी, विषाणु है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, कौन सा वायरस? ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
और ये वायरस एड्स रोग जैसा उत्पन्न करता है। एड्स के रोग मान एड्स जो है उसको उत्पन्न करता है, और ये जा करके प्रभावित किसको करता है? टी कोशिका। और टी कोशिका है क्या, जो सुन लीजिए। देखिए विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर के क्लास में आप ब्लड चैप्टर पढ़े होंगे, ब्लड पढ़े होंगे ना, तो ब्लड में क्या था? ब्लड को आपने दो भाग में पढ़े होंगे, एक ब्लड प्लाज्मा, एक ब्लड कर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा को छोड़ दीजिए और ब्लड कर्पसल्स के पकड़ लीजिए। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पढ़े होंगे आप WBC, दूसरा RBC, तीसरा में प्लेटलेट्स। RBC की बात करें रेड ब्लड कर्पसल्स, WBC की बात करें व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। इसे लाल रक्त कणिका, इसको श्वेत रक्त कणिका, और एगो पाटिकाणु या विमाणु कहते हैं तीसरा नंबर में। RBC को वह हटा दीजिए, हमको मतलब कुछ है WBC। WBC क्या है? तो याद रखना कि WBC हमारे शरीर का एक रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता, इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता को प्रदान करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को यदि प्रदान करता है तो वो WBC। और WBC दो तरह के होते हैं, एक होता है दानेदार और एक होता है अदानेदार। दानेदार और अदानेदार। अब दानेदार WBC किसको कहेंगे और अदानेदार WBC किसको कहेंगे? दानेदार जिसको कि तीन भाग में बांटा गया, एक है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। आप फर्स्ट ईयर के क्लास में पढ़ लिए होंगे। यहां पर भी याद रखिएगा इस चीज को कि हमको बात करना है दानेदार के पास, अदानेदार के पास। दानेदार के नहीं हमको बात करना है, अदानेदार की बात करना है। जो चिकना होता है, स्मूथनेस होता है, जिसके पास जो है पावर होता है, उसके बारे में बात करना है। तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। एक मोनोसाइट होता है, उसको भी छोड़ दीजिए, हमको लिम्फोसाइट की बात करना है। लिम्फोसाइट हमारे शरीर का सबसे तगड़ा कोशिका है, जो ब्लड में घुल रहा है चारों तरफ से। वो समझो कि ना एकदम जो है बॉर्डर पर का एक सिपाही जो चल रहा है पूरा शरीर के अंदर में, हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यदि थोड़ा सा भी इफेक्ट पहुंचा तब मौसम प्रभाव करेगा हमारे शरीर में, जैसे कि वातावरण में बहुत सारा वायरस दौड़ रहा है। अभी बरसात, अभी जो है ठंडा के मौसम, बरसात का मौसम कर दे, फिर गर्मी का मौसम कर दे, तो ऐसी स्थिति में एगो वायरस यहाँ से भागना चालू होगा, और वायरस का नाम है राइनो वायरस। और राइनो वायरस जो है हमारे शरीर में अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद जो है सबसे पहले WBC के लिम्फोसाइट पर नुकसान पहुंचाएगा। और यदि WBC को नुकसान पहुंचाया तब आपको सर्दी, खांसी, बुखार जो भी है लगना चालू हो जाए। ये प्रभाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, और लिम्फोसाइट भी 5 प्रकार के होते हैं, T1, T2, T3, T4, T5। यही T1 लिम्फोसाइट, तो यही टी कोशिका है, और यही टी कोशिका पर आकर के HIV वायरस आकर के इफेक्ट मारता है, इफेक्ट करता है, यानी प्रभावित डालता है। क्या कहाँ चल गया? हाँ, टी कोशिका, उसी को टी कोशिका कहते हैं। तो ये जो है इम्यून सिस्टम इसको कहते हैं, याद रहेगा। चलिए, मैं बहुत पीछे चला गया था, बहुत आगे पीछे न गए थे जी, ओके। 135 नंबर, तो 35 34 भी छूट गया। एड्स का विषाणु एक है क्वेश्चन में 134 133 एक है क्वेश्चन। एड्स का विषाणु HIV सबसे पहले क्या नष्ट करता है जी? टी लिम्फोसाइट को। यदि इसको नष्ट कर दिया ना तो समझिए कि एड्स उसको हो गया। अब हो गया तो वो कभी बचेगा नहीं, समझो कि उसका अंतिम समय आ गया, थरथराई का टाइम आ गया। वर्लॉन्ग ने किसकी नई प्रजाति विकसित की है? एक वर्लॉन्ग वैज्ञानिक था जिसने गेहूं के प्रजाति यानी नया प्रजाति का निर्माण कर दिया गेहूं का। इसलिए याद रखिएगा वर्लॉन्ग ने किस नई प्रजाति का जो है विकसित किया है? तो गेहूं, यहाँ पर याद रखना है गेहूं आंसर। 136 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट क्या बनाने में प्रयुक्त होता है? कौची? हाँ, ईस्ट। अब जानो ईस्ट के बारे में भी क्या है। ये ईस्ट जीवाणु है, बैक्टीरिया। कौची है? बैक्टीरिया। ईस्ट कौची है? बैक्टीरिया। हाँ, तो याद रखिएगा यहाँ पर ईस्ट कौची है जी? जीवाणु। और ये बैक्टीरिया ना इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। थोड़ा सा रिस्पायरेशन में चलते हैं, तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलिए, जानते हैं विद्यार्थी, यहाँ ग्लूकोज है C6H12O6। बेचारा इसको 3 चीज चाहिए,
आदि एक मिल गया इसको, पहले किया ऑक्सीजन, तब मिल गया ऑक्सीजन तो ये बना देगा पहले पायरुवेट, और टूटेगा तो बना देगा फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में बना देगा जल, प्लस में एनर्जी। पहला तो काम हो गया। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, एकदम कंप्लीटली रूप से जो है नहीं मिला, अनुपस्थित रह गया, तब ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के जब अनुपस्थिति है, नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में ये ईस्ट नामक जीव के द्वारा फर्गमेंट करेगा, किण्वन करेगा, और किण्वन करके ना बनाने का काम करेगा कौची? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, अब प्लस में बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। यही इथाइल अल्कोहल बनाने का काम करेगा जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कौची? ईस्ट क्या बनाने में प्रयुक्त होता है? इथाइल अल्कोहल को। तो ईस्ट देखिए इथाइल अल्कोहल को बना रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरा में कि जब थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है, ज्यादा नहीं, जैसे मान लिया जाए कोई आ गया उसन इंफॉर्मेशन बाहर से देने के लिए, सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पर बगल में झगड़ा उगड़ा हो गया, आकर के बोले झगड़ा हो गया, शरीर के अंदर में हम भरने के काम करेंगे, भरना शुरू करेंगे एकदम कि जो कम है वो भर जाए। यदि वो भर भी गया लेकिन वहां तक के जो है मांसपेशियों में, यानी मांसपेशियों में, सगरो मांसपेशियों में एगो एसिड का निर्माण होगा जेकर नाम है लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड जैसे जाएगा वैसे ही मसल्स में दर्द होना चालू होगा, बहुत दर्द होना चालू होगा। तब फिर इस दर्द को कैसे भागा? तो फिर आप उत्तेजक चीज खाइए, दवा। कौन बोला? कौन दवा? किसके द्वारा खोजी गई थी? ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जी। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग जो था ना, ये वैज्ञानिक पेनिसिलिन का खोज किया था, लेकिन खोज करने के पीछे इसका भी कारण था, राज था। जानते हो क्या था? सुनाए थे स्टोरी, याद नहीं है तुम लोग को? सबसे पहले कि फ्लेमिंग जो था ना, हाँ फ्लेमिंग जो था ना, ये फ्लेमिंग यानी इसकी माँ को, इसके शरीर, माँ के शरीर के ऊपर में बहुत मात्रा में थोड़ा फुंसी होना चालू हो, चुप रही, थोड़ा फुंसी होना चालू हो गया था। और फ्लेमिंग के पिता इतना कैमरा के तगड़ा है ना, स्वभाव से वो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, सभी को इलाज करते थे। एक्चुअल में वो डॉक्टर ही थे, लेकिन लोग उनको स्वभाव में डॉक्टर कहते, स्वभाव में मतलब विचारक थे उस तरह का, ठीक है। तो अपने पत्नी को कई बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर के इलाज करवाए, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ, खुद इलाज किए नहीं ठीक हुआ। आखिरी में उनकी पत्नी मर गई, यानी कि फ्लेमिंग के माँ मर गई। तब तक के फ्लेमिंग बड़ा भी हो गया था, वो भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया था, साइंटिस्ट तैयार हो गया। उसका भी शादी हुआ, और शादी करने के बाद यानी विवाह करने के बाद उसका भी एक बेटा आया, और उस बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होने के दौरान में उसके बेटे के ऊपर में भी ढेर सारा फोड़ा फुंसी होना चालू हो गया। अब जो है फ्लेमिंग को डर सताने लगा, आखिर मेरी माँ भी इसी वजह से चली गई थी, शायद मेरा बेटा भी मुझे छोड़ करके चला ही जाएगा क्या। तो वैसी स्थिति में ये फ्लेमिंग ने इस पर इलाज करना चालू कर दिया बेटा के ऊपर में, लेकिन इसके इलाज से भी कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। इसमें टेंशन होने लगा उसको कि आखिर मैं अपने बेटा को कैसे बचा पाऊं, कैसे सुरक्षित रखूं। तब अपने बेटा को सुरक्षित करने के लिए कई डॉक्टरों के पास गया, खुद इलाज किया, लेकिन नहीं हुआ। आखिरी में ये फ्लेमिंग जो था वहां से निकल पड़ा, और निकल करके चला गया जंगलों की तरफ। और जाने के बाद वहां से ढूंढने लगा कि कोई ऐसा जड़ी है या कुछ ऐसा जड़ी बूटी पदार्थ है जिसकी वजह से इसे ठीक किया जा सके, लेकिन हासिल उसे कुछ भी नहीं हुआ। लौट रहा था, उसी दौरान उसको प्यास लगा और एक झरने के पास जा खड़ा हुआ। पीने के दौरान में उसको पत्थरों पर कुछ हरा पदार्थ प्राप्त हुआ, लगा कि उसको कुछ है,
वो सोचा कि चलो इसको नोच नाच करके लेकर चलते हैं, और उसको किसी चीज से नोच लिया, रख लिया और आ गया घर पे। वो कुछ और नहीं बल्कि एगो सैवाल था, एलगी था। उसको लाने के बाद महीन महीन जो है एकदम पाउडर की भांति कूट करके बराबर कर दिया, फिल्ट्रेट किया उसको, और इसके बाद कहा कि इसको अब हम प्रयोग कहाँ करें, मेरा बेटा यीशु मरने वाला है, अब उसी पर करें, चाहे जी जाए चाहे मर जाए। जब वो अपने बेटा के ऊपर में वो लगाया पाउडर को पूरा शरीर पर, तो 2 दिन 3 दिन के अंदर में वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके वजह से जो है धीरे धीरे मुरझाने लगा, उसका ठीक होने लगा, ठीक हो गया कंप्लीटली। तब ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक था, दुनिया के सामने उभर के आया कि ये दुनिया का सबसे प्रथम एंटीबायोटिक के रूप में खोज करने वाला एक वैज्ञानिक है, और वो भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किया, इसका नाम पेनिसिलिन रख दिया, जो दुनिया के कोई भी रोग को ठीक करने के लिए ये होता है। कोई भी रोग, चाहे आपको एगो सर्दी का ना हो जाए, उसमें भी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दिए ही जाते हैं, थोड़ा मात्रा में दिए जाए या चाहे ज्यादा मात्रा में दिए जाए, लेकिन उसमें सम्मिलित रहता है। कोई भी देखते हैं रोग में वो कहता है कि एंटीबायोटिक दीजिए, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक यही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। चलिए कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन था जो। अब आता है एरिथ्रोमाइसिन या क्लोरोमाइसिटिन, किससे प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एगो बैक्टीरिया है जी स्ट्रेप्टोमाइसिस, और वही बैक्टीरिया से एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था, तो लुई पास्चर ने। एक पूरा नाम लुई पास्चर है, खोजिए, याद रखना। रेबीज का टीका किसने खोज किया था, लुई पास्चर ने। 140 में आइए, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर, ट्यूमर। अब ट्यूमर जानते हो क्या है, जानता है कि नहीं, ट्यूमर बोलो जी। कैंसर नहीं तो ट्यूमर पूछ रहे हैं, नहीं। देखो क्या होता है, पहले सुन लीजिए। ट्यूमर एक जख्म, ये जख्म होता कैसे है, किसी दिन किसी ने बाइक चलाकर जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ, एनीवे कहीं जा रहा था और उसको सर पर कस के चोट लगा और ब्लड कोगुलेट अंदर ही कर गया, ब्लड बाहर की ओर नहीं निकला, अंदर ही रह गया ब्लड। और जैसे ही अंदर ब्लड रह गया तो समझिए कि वहां पर जख्म के जैसा बनेगा, लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, कोगुलेट किया है। अंदर के मांसपेशियां यानी ब्रेन के जो सेल है ना, वो एक भाग जो है टूट गया और अनियमित रूप से डिवीजन उसमें होना चालू हो गया, विभाजन की क्रिया होना चालू हो गया। वैसी स्थिति में वहां पर एगो ट्यूमर तैयार, और वो ट्यूमर कैंसर के रूप धारण कर लिया, जिसे ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहा जाता। तो यहाँ पर भी वही चीज कहा जा रहा है, हाँ होता है ट्यूमर का, लेकिन बहुत इलाज जो है ना न्यूरोलॉजी में होता है, न्यूरोलॉजी में, जहां पर तंत्रिका तंत्र का, वही तंत्रिका तंत्र का यहाँ पर, जैसे में इसका इलाज होगा आपको एम्स के डॉक्टर करते हैं, स्पेशलिस्ट एम्स के डॉक्टर, वो भी ब्रेन स्पेशलिस्ट इलाज करते हैं। अब कहा जाएगा कि यहाँ फिजिशियन है, जा करके न्यूरोलॉजी कहते हैं ट्यूमर को। 141 में आइए, पहली ट्रांसजेनिक फसल किसे कहते हैं, ट्रांसजेनिक फसल मतलब जानते हैं, ट्रांसजेनिक का मतलब हो गया क्या, कि वैसा फसल जिसके द्वारा किसी अन्य फसल के जीन को ट्रांसफर करके इसके अंदर में रख दिया गया हो और इसे नए विकसित या नए किस्म के विकसित होता हो, उसे ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। तो इसमें वो आपको आ जाएगा तंबाकू, क्या आ जाएगा, निकोटीन, क्या चीज आएगा, निकोटीन, सॉरी तंबाकू, निकोटीन नहीं, तंबाकू को कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे इसको टोबैको, 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 क्या बोलेंगे इसको, टोमेटो नहीं, तीन शब्द है, टोमेटो, टोबैको, टोबैको। यार टोबैको याद रखिएगा, टोमेटो भी नहीं याद रखना है, तंबाकू इसको कहते हैं।
चलिए 142 नंबर क्वेश्चन आप VBI मार दीजिए। 142 143 दोनों, 142 143 दोनों VBI। बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को कीड़क प्रतिरोध बनाया गया है? बोलिए, कपास या टमाटर या मक्का। तीनों चीज में होते हैं बीटी, कपास में भी, टमाटर में भी, मक्का में। एक याद रखना विद्यार्थी, कपास का कहानी सुनाते हैं। हाँ। कपास आपको जेनेसिस होता है, ये बहुत खतरनाक होता है जी, बहुत खतरनाक होता है। ये सबसे पहले यानी याद रखिएगा कि एक बार क्या हुआ कि एक किसान नहीं बल्कि जो है ढेर सारा किसान ने खत्म किया, बंद कर दें। बंद कर दिया। कपास में टमाटर, मक्का, ये तीनों चीज को याद रखना है पे। अब 143 की बात कर रहे हैं, कितना की? एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा जानते हो? अभी जस्ट पढ़े थे एलिसा के बारे में, एड्स पढ़ा था। एलिसा का चेक जो है एड्स के द्वारा, एड्स नामक बीमारी में भी एलिसा का होता है। उसी तरह से हेपेटाइटिस में भी होता है। हेपेटाइटिस रोग को जांच करने के लिए एलिसा का उपयोग किया जाता है। क्या चीज का? एलिसा का उपयोग किया जाता है। आप देखिए 144 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है क्या चीज के लिए? बाघों के लिए। तो इसको भी याद रखिएगा। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? VBI मारिए इसको। 145 को VBI शाकाहारी। द्वितीयक उत्पादक होता है शाकाहारी। क्या होता है? हाँ। अब 146 में आइए, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। बोलिए, क्या होता है? उत्पादक होता है। तो याद रखना यहाँ पे 146 में एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है, उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक होता है। याद रहेगा जी। हाँ। 147 में 147 नंबर क्वेश्चन याद रखना। 13 मिनट जी। 146 को VBI मार दीजिए। हाँ 46 इम्पोर्टेंट है। आएंगे ना तो तीन चार लपड़ लगाएंगे पीछे। हाँ देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग होता है। क्या होगा? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा जी। 148 में आइए, अम्लीय वर्षा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इसको VBI मार दीजिए। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जलने वाले जीवाश्मिक ईंधन का। अब देखो ना, के घाट निकलता। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड जो है, देखिए सुनिएगा इसमें थोड़ा सा। डाइऑक्साइड और H2O ये दोनों जल के साथ अभिक्रिया करेगा। और जल है क्या? NO2। देखिए ये जल कौची है? वाष्प है। कौची है? अभी यहाँ पर जल है कि नहीं? अभी कुहासा लगा हुआ जल है, वाष्प है, मॉइस्चर है। अभी भारी मात्रा में मॉइस्चर है, लेकिन गर्मी के मौसम में कम मॉइस्चर होता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये जल दोनों मिल करके H2SO4 बना देता है। ये दोनों मिल करके HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना दिया। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है बारिश के रूप में, अम्लीय बारिश के रूप में बरसता है। और ताजमहल के ऊपर के परत को जो सुनहरा कलर का था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? गायब होने लगा, खोने लगा, है ना। तो इस चीज को जो है याद रखना। मार दीजिए। भोपाल आपदा के दौरान मुक्त हुई गैस थी, क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड और
जलीन फॉस्जलीन या फॉस्जीन गैस इसको बोलते हैं। फॉस्जीन वहां पर लिख दीजिएगा, फॉस्जीन सुधार दीजिए। हाँ फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC शॉर्ट में बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये दोनों याद रखना जी। भोपाल गैस आपदा के दौरान ये मुक्त हुआ था। हाँ 150 में भी याद रखना, कैडमियम प्रदूषण किस रोग से संबंधित होता है? बोलिए कैडमियम किससे होगा? इटाइट अभी आया था। देखो जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन।